नमस्कार दोस्तों। मध्य प्रदेश के इतिहास में अभी तक हमने पाषाण काल से लेकर के गुप्त काल तक का अध्ययन किया हुआ है और आज हम उसी को मैपिंग के माध्यम से समझेंगे। इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और मैप के माध्यम से जब आप इन चीज़ों को समझेंगे तो आपको पढ़ने में आसानी भी होगी और याद रखने में भी आसानी होगी। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम सबसे पहले पुरातात्विक स्थल देखेंगे। पुरातात्विक स्थल में हमने देखा था, ठीक है, पुरातात्विक स्थल हम देखेंगे सबसे पहले। तो पुरातात्विक स्थल में मैंने आपको मेरे पहले वीडियो में भी जब पाषाण काल हमने पढ़ा था तभी मैंने आपको बताया था इसके बारे में। तो आज एक बार और थोड़ा देख लेते हैं ताकि एक बार रिवाइज हो जाए। ठीक है, इसका तो जो पुरातात्विक स्थल से संबंधित है, महापाषाण काल के स्थल, ताम्र पाषाण काल के स्थल और पाषाण काल के स्थल, लौह युगीन संस्कृति के स्थल। तो ये स्थल मध्य प्रदेश में हमको कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं, आज हम ये देखेंगे। तो सबसे पहले हमको ये हम भीमबेटका देखते हैं। यहाँ ये रायसेन जिले में स्थित है, ये देख सकते हो आप। भीमबेटका कहाँ पर स्थित है? ये रायसेन जिले में स्थित है। ठीक है, यहाँ पर हमको चित्रित शैलाशय प्राप्त हुए हैं। सागर, ये सागर आप देख सकते हैं, सागर, सागर, उज्जैन और ये खरगोन, ये तीन स्थल से हमको ताम्रपाषाण संस्कृति के अवशेष मिलते हैं। एरन कहाँ पर है? सागर में स्थित है, यहाँ से भी। और जो कायथा है वो उज्जैन में स्थित है। यहाँ पे हमको ये हड़प्पा सभ्यता, ये देख सकते हो आप, हड़प्पा सभ्यता की तीनों अवस्थाओं के प्रभाव दिखाई देता। कहाँ पर? उज्जैन में। और खरगोन, ये नवदा टोली आप देख सकते हैं, ये नवदा टोली कहाँ पर स्थित है? खरगोन में। यहाँ से हमको क्या मिले? कृषि के साक्ष्य मिले हैं। इसके बाद हमको जो मानव खोपड़ी के अवशेष है, पाषाण काल से संबंधित है, ये मानव खोपड़ी के अवशेष हमको कहाँ से मिले? सीहोर के हथनोरा से ये मानव खोपड़ी के अवशेष मिले हैं। और महापाषाण संस्कृति जिसका उदय दक्षिण भारत में हुआ था, उसके अवशेष हमको कहाँ से मिले हैं? ये सिवनी से हमको उसके अवशेष मिले, सिवनी। और कहाँ से? ये रीवा से हमको क्या मिले? ये महापाषाण संस्कृति के, ये दिख रहा है आपको, महापाषाण संस्कृति के अवशेष मिले हैं। ठीक है, अब लौह युगीन जो 1000 ईसा पूर्व में उत्तर भारत में थी, तो उस संस्कृति के अवशेष यानी कि वहाँ के जो चित्रित दूसर मृदभांड उस समय के थे, जिससे पहचाना गया कि ये लौह युग की संस्कृति थी, वैसे ही दूसर मृदभांड हमको कहाँ से मिले हैं? भिंड से, ग्वालियर से और मुरैना से। भिंड, ग्वालियर, मुरैना से हमको क्या मिले? लौह संस्कृति के अवशेष मिले हैं। इसके बाद देखते हैं हम महाजनपद काल। तो महाजनपद काल क्या था कि 16 महाजनपदों का उदय हुआ था। ठीक है, कितना? 16 महाजनपदों का उदय हुआ था। इसमें से 2 जनपद, एक चेदी और एक अवंती, ये 2 जनपद हमारे यहाँ थे। ठीक है, इसमें से कौन कौन से? ये 2 जनपद, अवंती और चेदी, 2 जनपद हमारे थे। ये देख सकते हैं आप, चेदी जनपद कहाँ पर था? ये बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में। ये कौन सा जनपद है? ये चेदी जनपद बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में। ठीक है, और जो अवंती जनपद था ये मालवा वाले क्षेत्र में था। ठीक है, अवंती जनपद कहाँ था? ये यहाँ पर था। इसकी ये 2 प्रांतों में विभाजित था, एक उत्तरी अवंती में, ये आप देख सकते हैं, एक उत्तरी अवंती में और एक दक्षिणी अवंती में। ठीक है, यहाँ से उज्जैन, और इन दोनों की राजधानी अलग अलग थी। उत्तरी अवंती की राजधानी थी उज्जैनी, ये उत्तरी अवंती की राजधानी थी उज्जैनी, और दक्षिणी अवंती की राजधानी थी महिष्मती। ठीक है, और ये जो दोनों राजधानियां थी, ये राजगृह से प्रतिष्ठान जाने वाले, ये आप देखो, ये राजगृह से प्रतिष्ठान जाने वाले, ये यहाँ से जाता था ये मार्ग, यहाँ से ये ऐसा जाता था ये मार्ग, इस मार्ग पर अवस्थित थी। ठीक है, और इसी मार्ग पर कौन सी नगरी अवस्थित थी? ये विदिशा दशाण नगरी। ठीक है, इसी मार्ग पर कौन सी नगरी अवस्थित थी? ये विदिशा दशाण नगरी भी स्थित थी। उस समय विदिशा को दशाण कहा गया है, मतलब उस समय जो विदिशा नगरी थी उसको उस समय दशाण कहा गया है। ठीक है, ये समझ में। और जो ये बेतवा नदी आपको दिख रही है, ये बेतवा नदी जो है, ये दोनों प्रांतों को 2 पार्ट में डिवाइड करती है। बेतवा नदी जो है दोनों प्रांत को 2 भागों में बांटती थी। ये हो गया महाजनपद काल। अब इसके बाद हम देखेंगे मौर्य वंश। तो मौर्य वंश का आपको पता ही है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश का नाश करके मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी, और ये काफ़ी विशाल स्तर पर फैला हुआ था, जिसमें से मध्य प्रदेश के भी कुछ स्थल है।
तो देखते हैं मौर्य वंश का क्या योगदान रहा मध्य प्रदेश में। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो उत्तराधिकारी था बिंदुसार, उसका पुत्र था ये अशोक। ठीक है, तो बिंदुसार के समय जो अशोक था वो 11 वर्ष तक अवंती का, कितना, 11 वर्ष तक वो अवंती का राज्यपाल रहा था। और इसने विदिशा में एक व्यापारी की पुत्री थी श्रीदेवी, उसके साथ विवाह किया था। और महाबोधि जो वंश है उसमें, एक महाबोधि वंश है उसमें इसको किसका, जो श्रीदेवी है इसको शाक्य जाति का बताया गया था। और जो श्रीदेवी का जो नाम है वो वैदिश महादेवी मिलता है, ये भी महाबोधि वंश में इसका नाम वैदिश महादेवी मिलता है। और जो वैदिश वैदेश ये जो विदिशा से हमको सिक्के मिले हैं, क्या मिले हैं, सिक्के मिले हैं, वहाँ पे भी इसका नाम, मतलब सिक्कों पर वैदेश वैदिश इस तरीके से प्राप्त हुआ है, सिक्कों पर लिखा हुआ। आपको ज़्यादा अच्छे से अध्ययन करना है तो आप लोग बैक वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने सारा अच्छे से बताया हुआ है, लिखा हुआ है। आप लोग देखिए, उसको बार बार देखेंगे तो ही समझ में आएगा। ठीक है, हम देख लेते हैं इनके अभिलेख कहाँ कहाँ पर है। तो रायसेन सांची में, ये देखिए रायसेन सांची में यहाँ पर अशोक ने ये संघभेद को रोकने के लिए अभिलेख बनाया था। ठीक है, संघभेद को रोकने का एक अभिलेख तैयार करवाया था। उसके बाद इसका एक अभिलेख दतिया, ये गुजर्रा, यहाँ से गुजर्रा लघु शिलालेख मिला, इसमें इसका नाम देव नाम प्री, प्रियदर्शी, देवों का प्री, इस तरीके से इसका नाम मिलता है। सागर में जो सिक्के मिले हैं वहाँ पर ब्राह्मी लिपि में एक रण्य लेख लिखा हुआ है, क्या, ब्राह्मी लिपि में। ठीक है, ब्राह्मी लिपि किस समय ज़्यादा प्रचलित हुई थी, मौर्यों के समय। सीहोर जो है हमारा मध्य प्रदेश में, वहाँ से ये पनगुडारिया और सारूमारू, ये पनगुडारिया और सारूमारू ये 2 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। जबलपुर के सिहोरा से हमको क्या, ये रूपनाथ लघु शिलालेख हमको प्राप्त हुआ है। ठीक है, और होशंगाबाद से हमको ये होशंगाबाद से हमको सिक्के मिले हैं, होशंगाबाद से भी हमको सिक्के मिले हैं। वहाँ से हमको भागिल नामक, सिक्कों पर भागिल नामक राज्य लिखा है, ये हमको पता चलता है कहाँ से, होशंगाबाद से। ठीक है, अब आगे देखते हैं। मौर्य वंश के बाद हम देखें शुंग कण्व वंश को। तो आपको पता ही है कि अंतिम राजा कौन था, मौर्य वंश का अंतिम राजा था भद्रथ। उसकी हत्या किसने की थी, पुष्यमित्र शुंग ने। और मतलब उनके वंश को समाप्त करके शुंग वंश की नींव रखी थी। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग का पुत्र था अग्निमित्र, और अग्निमित्र को इसने विदिशा का राज्यपाल बनाया था, किसको, अग्निमित्र को। इसकी जानकारी हमको कहाँ से मिलती है, ये कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्रम से हमको इस बात की जानकारी मिलती है कि जो अग्निमित्र था वो विदिशा का राज्यपाल था। शुंग वंश का ही एक शासक था भागभद्र। ठीक है, इसके समय जो होलियोडोरस था वो विदिशा आया था। ठीक है, तो इसने यहाँ विदिशा में आया और भागवत धर्म से प्रभावित होकर गरुड़ ध्वज स्तंभ का निर्माण करवाया था। रायसेन में अभी हमने पढ़ के आया कि रायसेन में अशोक द्वारा निर्मित सांची का स्तूप है। तो इसकी सांची के स्तूप की 4 दीवारी और तोरण द्वार का निर्माण शुंग वंश काल में हुआ था। और सतना में भी अशोक द्वारा निर्मित भरूत का स्तूप है, इसका भी मतलब जो पुनर्निर्माण था वो शुंग काल में करवाया गया था। ठीक है, उसके अलावा ये उज्जैन जो पूर्वज थे इनके, वो उज्जैन के थे। तो आप देख सकते हैं ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग है जो शुंग वंश के अंतर्गत था। आगे, अब इसके आगे देखेंगे, इसमें सातवाहन वंशों के बारे में देखते हैं। तो सातवाहन वंश का सबसे प्रतापी राजा सातकर्णी था। ठीक है, सबसे प्रतापी राजा इनका कौन था, सातकर्णी था। तो जो सातकर्णी था उसने उस समय निमाड़ को कहा जाता था, ये इस वाले क्षेत्र को ये इस वाले क्षेत्र को कहा जाता था। ठीक है, इसको निमाड़ कहा जाता था इसको, और मतलब निमाड़ को अनूप कहा जाता था। ठीक है, और पूर्वी मालवा, मतलब ये वाला जो भाग आपको दिख रहा है पूरा, ये पूर्वी मालवा वाला भाग, इसको विजय किया था किसने, सातकर्णी ने। इसकी जानकारी हमको कहाँ से मिलती है, तो इसकी माता का लेख है, पूना का अभिलेख और नासिक अभिलेख, उससे हमको इसकी विजय की जानकारी मिलती है। इसके अलावा रानी नागनिका का जो नानाघाट अभिलेख है, उससे भी हमको इसके बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, इस वंश का एक राजा था सिरिसात। इसके सिक्के हमको कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं, ये देखिए, इसके सिक्के हमको उज्जैन, देवास, होशंगाबाद, ठीक है, जबलपुर, इन क्षेत्रों से हमको इसके सिक्के प्राप्त हुए हैं। जबलपुर,
होशंगाबाद, है ना, यहाँ से हमको इनके सिक्के प्राप्त हुए। उसके अलावा इनका एक और राजा वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी, ठीक है, इसके सिक्के हमको भिलसा, उस विदिशा में है भिलसा, है ना, ठीक है, विदिशा में, और देवास, ये दो स्थानों से हमको प्राप्त हुए। ये आप देख सकते हो, ये यहाँ से हमको ये प्राप्त, इसके प्राप्त हुए, किसके, वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी के। उसके अलावा हमको सीरीसात के उज्जैन से, देवास से, ठीक है, होशंगाबाद से, जबलपुर से, ये यहाँ से हमको इनके सिक्के प्राप्त हुए हैं। जो यज्ञश्री सातकर्णी है उसका सिक्का हमको तेवर, मतलब जबलपुर, त्रिपुरी और बेसनगर, देवास, यहाँ से हमको, इन क्षेत्रों से हमको अलग अलग शासकों के नाम के सिक्के प्राप्त हुए हैं। और जो सीसे के सिक्के, आपको पता ही है, सातवाहन वंश में सीसे के जो सिक्के थे वो इन्होंने ही सबसे पहले चलाए थे। तो वो हमको मध्य प्रदेश के किस स्थान से मिले सीसे के सिक्के? तो तेवर, और जो तेवर मतलब जबलपुर में है, उस स्थान से मिले हैं। इनके समय जो था, सातवाहनों के समय विदेशी व्यापार बहुत ज़्यादा प्रचलित था और खासकर रोम के साथ इनका अधिक व्यापार होता था। तो रोमन सिक्के भी हमको मध्य प्रदेश के ये आगरा मंदसौर वाले स्थान से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? मंदसौर वाले स्थान से, ठीक है, आगरा। अब आगे देखेंगे इसमें, ये था सातवाहन काल, ठीक है। आप लोग इनके किस शासक के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं, बस इतना याद रखिएगा, हो गया, और ज़्यादा कुछ नहीं। और ऐसे मैप के माध्यम से एक दो बार स्टडी करेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आने लगेगी। शक क्षत्रप को देखें तो जो पश्चिमी के थे, ये देखिए, ये मैंने लिखा है, ये पश्चिमी भाग, इस वाले इधर के क्षेत्र के जो क्षत्रप थे उनका शासन था मध्य प्रदेश के पश्चिम वाले स्थान, पश्चिम वाले भाग पर, ठीक है। तो यहाँ पर दो वंश उभरे थे, एक छहरात वंश, ये एक छहरात वंश, और दूसरा कार्दमक वंश, ये दो वंश उभरे थे। तो जो छहरात वंश था उसका प्रतापी राजा कौन था? नहपान, ठीक है, इनका प्रतापी राजा कौन था? नहपान। और जो कार्दमक वंश था, इनका प्रतापी राजा कौन था? चष्टन, ठीक है। नहपान का शासन ये मंदसौर वाले क्षेत्र पर था, नहपान का शासन किधर था? मंदसौर वाले क्षेत्र पर था। और जो चष्टन का शासन था, उसका शासन ये उज्जैन वाले क्षेत्र पर था, इसने उज्जैनी को ही अपनी राजधानी बनाया था। उसके अलावा इनके जो सिक्के मिले उससे भी हमको ज्ञात होता है कि इनका मध्य प्रदेश के इन क्षेत्रों पर शासन, जैसे शिवपुरी, सांची, विदिशा, रायसेन, सिवनी, है ना, यहाँ से हमको सिक्के मिले हैं। तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि इनका यहाँ पर शासन रहा होगा। रूप सिंह का भी हमको शिलालेख मिला है, यहाँ खेतखेड़ी शाजापुर से क्या मिला है? रूप सिंह का शिलालेख मिला है। इससे भी हम अनुमान लगा सकते हैं कि इनका शासन रहा होगा। श्रीधर वर्मन के अभिलेख से भी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इसके जो अभिलेख है वो एरन और सांची से मिले। एरन इधर पड़ता है सागर, और ये सॉरी, ये यहाँ पे पड़ेगा सागर, और ये सांची से मिले हैं यहाँ से, ठीक है, इनके सिक्के। तो इनका भी एक, वो जो रुद्रदमन शासक था, किसका? चष्टन का जो पौत्र था रुद्रदमन, उसके भी जो जूनागढ़ अभिलेख, उससे भी हमको इनके यहाँ पर शासन की जानकारी मिलती है, ठीक है। ये हो गया आपका शक क्षत्रप काल, आप इनको थोड़ा सा जाके पढ़ लीजिएगा। बाकी आज मैं सिर्फ एक मैप स्टडी बताना चाहती थी, और आगे के भी जो अब वीडियो रहेंगे, जैसे औलिकर वंश, परिव्राजक और ये सब जो अब आएंगे, वो भी इसी तरह मैपिंग के माध्यम से आएंगे। तो आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा ये सब। तो कुषाण काल का जो शासक था विम विशेष, इसका सिक्का हमको विदिशा से प्राप्त हुआ है। विम विशेष का सिक्का कहाँ से प्राप्त हुआ है? हमको विदिशा से प्राप्त हुआ है, ठीक है। शहडोल से कनिष्क प्रथम के 24 सिक्के, शहडोल, ये देखिए आप, ये शहडोल, यहाँ से ये शहडोल से शहडोल से हमको कनिष्क के सिक्के प्राप्त हुए हैं। झाझापुरी से, ये झाझापुरी, ठीक है, यहाँ से भी इन लोगों के सिक्के हमको शहडोल, झाझापुरी और सतना, बाकी इन सब इलाकों से हमको इनके सिक्के प्राप्त हुए। होशंगाबाद से भी हमको सिक्के ही प्राप्त हुए। ये जितने भी स्थल हैं यहाँ से हमको इनके सिक्के प्राप्त हुए, जिसके आधार पर हम अनुमान लगाते हैं कि इनका शासन यहाँ पर रहा होगा। इसके अलावा जो वशिष्ठ का अभिलेख है वो भी हमको प्राप्त हुआ है, और भेड़ाघाट से हमको कुछ मूर्ति लेख भी प्राप्त हुए। इससे हम ये अनुमान लगा लेते हैं कि इन क्षेत्रों में इन शासकों ने शासन किया होगा। नागवंश और बोधि वंश की बात करें तो नागवंश का जो शासन था वो ये वाले क्षेत्र में था। नागवंश का शासन इस वाले क्षेत्र पर था। और जो बोधि वंश और मग वंश है, बोधि वंश का जो शासन था वो त्रिपुरी, जबलपुर वाले इलाके में था, और जो मग वंश का शासक है ये बघेलखंड वाले इलाके में था। तो नागवंश का देखते हैं तो
इन्होंने इनकी जो स्थापना हुई थी, वंश की स्थापना, वो विदिशा से हुई थी। फिर आगे चलकर ये कांतिपुर, ग्वालियर को उस समय पद्मावती कहा जाता था, ग्वालियर को उस समय पद्मावती कहा जाता था। ये पद्मावत, कांतिपुर और मथुरा, इन क्षेत्रों पे इन्होंने अपना विस्तार किया था। किसने? नागवंश ने। बेसनगर से इनके तांबे, बेसनगर विदिशा, यहाँ से इनके तांबे का, ये देखो आप, बेसनगर विदिशा, यहाँ से इनके तांबे का सिक्का प्राप्त हुआ है। पद्मावत ग्वालियर में जो इनके नागवंश का राजा था भीमनाग, उसका सिक्का प्राप्त हुआ है। कुतवार से भी हमको विशाल सिक्कों की निधि प्राप्त हुई है। इससे हम अनुमान लगाते हैं कि ये वाला जो क्षेत्र था वहाँ पर यहाँ पर नागवंश का शासन था। उसके बाद अब आते हैं बोधि वंश पे। तो बोधि वंश में जबलपुर के त्रिपुरी में इनका शासन का उल्लेख मिलता है। यहाँ से इनके जो है त्रिपुरी से ये मृण मुद्रांकन, मतलब मिट्टी की जो मुद्राएं होती है वो हमको कहाँ से प्राप्त हुई है? त्रिपुरी से प्राप्त हुई है। ठीक है, यहाँ के जो शासक थे श्री बोधि, वसु बोधि, चंद्र बोधि और शिव बोधि, इनका नाम हमको यहाँ से मिलता है। मतलब 4 शासकों का नाम हमको, बोधि वंश के 4 शासकों का नाम मिलता है। और जो बघेलखंड में मगवंश का शासन था, ये मगवंश आप देख सकते हैं। इसके जो सिक्के हमको वो बांधवगढ़, उमरिया, यहाँ से प्राप्त हुए हैं। इसके जो 2 प्रसिद्ध राजा, उनका नाम हमको मिलता है भद्रमग और शिवमग। ठीक है, यहाँ पर ये खत्म होता है ये नागवंश और बोधि और मगवंश। अब आगे देखते हैं हम इसके बाद गुप्त वंश। ठीक है, तो गुप्त वंश में हम देखें तो इन लोगों का जो था, ये देखो आप, पहले इतना मैंने इसको ड्रॉ किया है, तो लगभग इतने बड़े भूभाग पर गुप्त वंश का शासन था। यहाँ से इनके अभिलेख भी मिले, जैसे मंदसौर का अभिलेख मिला है, तुमैन अभिलेख मिला है, एरन अभिलेख मिला, सांची अभिलेख मिला है, सूपिया अभिलेख मिला है। ये 1 2 3 4 5 6 जो अभिलेख मिले हैं, उससे हमको इनके वंश की जानकारी मिलती है। जैसे मंदसौर अभिलेख, इसकी रचना की थी वत्स भट्टी ने। ठीक है, मंदसौर जो ये अभिलेख था, इसकी रचना किसने की थी? वत्स भट्टी ने। और इसमें सूर्य मंदिर का, इसमें मतलब सूर्य मंदिर के निर्माण का प्रमाण मिलता है। यहाँ पे राज्यपाल बंधु वर्मा का शासन, ये जो बंधु वर्मा था ये औलिकर वंश का था, ना कि गुप्त वंश का। तुमैन जो अभिलेख मिला है, यहाँ से कुमारगुप्त जो राजा था गुप्त वंश का, उसको शरदकालीन सूर्य की तरह बताया गया है। और कुमारगुप्त की मृत्यु के बाद स्कंदगुप्त के राजा बनने की जानकारी मिलती है। एरन के अभिलेख से हमको ये पता चलता है कि सागर को उस समय स्वभोग नगर के नाम से जाना जाता था, और ये हुणों की उपस्थिति भी दर्शाता है। कौन सा? एरन का अभिलेख हुणों की उपस्थिति भी दर्शाता है, ये सागर में स्थित है। ठीक है, नचना कुठार, ये रीवा का जो, पहले अभिलेख देख लेते हैं फिर मंदिरों पर आएंगे। तो रीवा का जो सूपिया अभिलेख है, यहाँ से हमको गुप्तों की वंशावली मिलती है। ये वंशावली हमको घटोत्कच के समय से मिलती है। ठीक है, ये वंशावली हमको कहाँ से मिलती है? घटोत्कच के समय से मिलती है। छोड़ो, जबलपुर का तिगवा का विष्णु जो मंदिर है, उसकी जानकारी भी हमको, ये भी गुप्त काल का मंदिर है। जबलपुर की तिगवा का विष्णु मंदिर गुप्तकालीन मंदिर है। उसके बाद अजयगढ़ पन्ना में स्थित है नचना कुठार का मंदिर, ये भी गुप्तकालीन मंदिर है। नागौद में जो है शिव मंदिर, वो भी गुप्तकालीन मंदिर है। विदिशा में उदयगिरी की गुफाएं मिली है, गुप्तकालीन है। धार में जो बाघ की गुफाएं हैं वो भी गुप्तकालीन है। यहाँ से बौद्ध धर्म की जानकारी मिलती है। ठीक है, इन्होंने जो अपनी चंद्रगुप्त द्वितीय जो था, उसने अपनी राजधानी किसको बनाया था? उज्जैनी बनाया था। ठीक है, और इनकी पहली राजधानी तो पता ही होगा, पाटलिपुत्र है। सांची अभिलेख मिला है, सांची अभिलेख से जो आर्य है वहाँ के, हरि स्वामी द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख मिलता है। ठीक है, विदिशा को उस समय दुर्जनपुर बोला जाता था। गुप्तों के समय विदिशा को क्या बोला जाता था? दुर्जनपुर कहा जाता था। जो चंद्रगुप्त मौर्य था, जो समुद्रगुप्त था, उसने एक अभियान किया था मालवा की तरफ, तो उसमें उसने जो जनजातियों को हराया था, उसमें से जो 2 जनजातियां थी वो मध्य प्रदेश से संबंधित थी। एक ये सनकानिक जनजाति जो विदिशा वाले क्षेत्र में थी, और एक खारपरिक जनजाति जो दमोह वाले क्षेत्र में थी। ठीक है, हो गया, हमने बस इतना ही हमको समझना था मैप के माध्यम से। बाकी आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। आगे का अगले वीडियो में औलिकर वंश और परिव्राजक, ये आगे के वंश हम पढ़ेंगे, तो उनको भी हम ऐसे ही मैप के माध्यम से अध्ययन करेंगे, ताकि हमको उसको भी आसानी से समझने में कोई दिक्कत ना हो। चलिए।